साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने नए वीडियो के साथ। कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की सीरीज के अंतर्गत आज ये 17 और 18 अध्याय हम आपके लिए लेकर आए हैं। 17वां अध्याय राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र एवं शीप, और जो 18वां अध्याय है वो बीमा एवं बैंकिंग कार्य क्षेत्र के बारे में है। ये दोनों अध्याय वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये जो वीडियो है वो पहुंच सके। अब रीट का जो एग्ज़ाम है वो 2 सितंबर को घोषित कर रखा है गवर्नमेंट ने, तो आप अपनी तैयारी को निरंतर रूप से जारी रखें। किसी भी प्रकार की ढील अपनी तैयारी में नहीं आने दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 17वां अध्याय राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र एवं स्वीप। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनावों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके ये सत्ता में अपनी भागीदारी निभाते हैं। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनावों के माध्यम से अपनी शक्ति को दिखाते हैं। अब राजनीतिक दल क्या होता है इसके बारे में पता लगाते हैं। राजनीतिक दल समान दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तथा इनका जो अंतिम उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्त करना होता है। यानी कि वे दल जिसमें समान दृष्टिकोण वाले लोग हों। समान दृष्टिकोण से मतलब है सब जो लोग हैं, यानी जो राजनीतिक दलों में लोग होते हैं वो किसी भी प्रकार से चुनाव जीतकर और सत्ता हासिल करना चाहते हैं, यानी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी चुनाव जीतकर वो विधानसभा या लोकसभा के माध्यम से संसद या विधानसभा में जाने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ इनका अंतिम उद्देश्य होता है सत्ता को प्राप्त करना। संविधान के प्रावधानों के अनुसार ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्वाधिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं। यानी सर्वाधिक राजनीतिक दलों की जो संख्या है वो भारत में ही है। इनका उदय भाषा, जाति, संस्कृति तथा क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देते हैं। सत्ता के लालच में लोग दल बदल कर भी दूसरा दल बना लेते हैं। यानी कि जो भारत में राजनीतिक दल हैं वो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, एक तो फिर राज्य स्तर के होते हैं और क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां भी होती हैं। यानी ऐसे दल जिनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, यानी कि पूरे देश में चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो राष्ट्रीय दल होते हैं। अब राज्य जो दल हैं उन्हें किसी राज्य विशेष में मान्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा क्षेत्रीय जो दल होते हैं उनको किसी राज्य के क्षेत्र विशेष में मान्यता प्राप्त होती है। इसलिए विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो निर्धारित मापदंडों के अनुसार चुनाव हेतु राजनीतिक दलों का पंजीयन करता है। यानी राजनीतिक दलों का पंजीयन करने का जो कार्य है वो भारत निर्वाचन आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी जो राजनीतिक दल हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं वो पहले जो अपना पंजीयन है वो भारत निर्वाचन आयोग के पास कराएंगे। यानी चुनाव आयोग जो है जिसकी स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को हुई थी, तो ये राजनीतिक दलों का पंजीयन करता है और उन्हें चुनावों में प्राप्त मतों के आधार पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित करता है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में राजनीतिक दल कितने हैं। ऐसे राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, तो हमारे देश में वर्तमान में 7 राजनीतिक दल जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर के हैं। यानी 7 दल जो हैं उनके लिए राजनीति करने का सिस्टम है वो राष्ट्रीय स्तर पर है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर ये चुनाव लड़ सकते हैं इन दलों के लोग। तो देखते हैं इनकी स्थापना कब हुई, कौन कौन से दल हैं, कौन इनका अध्यक्ष है। पहला दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका जो प्रतीक है यानी सिंबल जिसपे चुनाव लड़ता है वो है हाथ का पंजा, और इनके जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो है राहुल गांधी। और इसकी स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके बाद दूसरा जो प्रमुख दल है वह है भारतीय जनता पार्टी। इसका
जो सिंबल है यानी प्रतीक वो है कमल, और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं जेपी नड्डा, एवं इसकी स्थापना वर्ष जो है वो 1980 है। अगला तीसरा दल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बाल और हंसिया। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सुभावरम सुधाकर रेड्डी हैं, और इस दल की स्थापना 1925 में हुई थी। अब चौथे राजनीतिक दल के बारे में पता लगाते हैं। चौथा राजनीतिक दल कौन सा है? चौथा राजनीतिक दल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। इसका जो प्रतीक है वह है हथौड़ा, हंसिया और सितारा, और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह सीताराम येचुरी, एवं इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगला राजनीतिक दल है बहुजन समाज पार्टी, जिसको संक्षिप्त में बसपा कहा जाता है, बसपा। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह है हाथी। ये असम क्षेत्र, असम जो राज्य है उसको छोड़कर संपूर्ण भारत देश में इसका प्रतीक चिन्ह हाथी है। असम में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल ऐसा है जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, इसलिए वहाँ हाथी के रूप में इसको प्रतीक चिन्ह की मान्यता नहीं है। अदरवाइज पूरा जो देश है वहाँ पर इसका प्रतीक चिन्ह हाथी चलता है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती, और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अगला दल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है घड़ी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद पवार, और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अगला दल है सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है फूल और घास, फूल और घास, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी, और 1998 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से जो 7 राजनीतिक दल हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं इनके लिए। अब इनके बारे में और पता लगाते हैं कि किस दल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है, यानी किसी दल को क्या क्या मानदंड हैं जिनके स्तर पर राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त होती है। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट, या 3/4 लोकसभा सीटों पर कम से कम 2% वोट प्राप्त करना आवश्यक है। यानी ऐसा कोई भी दल जो 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट या 3/4 लोकसभा सीटों पर कम से कम 2% वोट प्राप्त कर लेता है तो उसको राष्ट्रीय स्तर का दल मान लिया जाता है। इसके अलावा 4 राज्यों में उस पार्टी को राज्य की पार्टी के रूप में भी मान्यता होनी चाहिए, यानी राज्य स्तर पर भी कम से कम 4 राज्यों में उसको पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यदि कोई भी दल राष्ट्रीय स्तर का दर्जा खो देता है, यानी उपर्युक्त शर्तों में से कोई शर्त पूरी नहीं कर रहा होता है, तो राष्ट्रीय स्तर की मान्यता उसकी समाप्त हो जाती है। और राष्ट्रीय स्तर की मान्यता खो देने पर उसे एक सिंबल यानी जो चिन्ह प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, उसके साथ पूरे देश में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रहता। यानी राष्ट्रीय स्तर पर जब वो मान्यता खो देता है तो उसको एक प्रतीक चिन्ह के रूप में पूरे देश में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रहता है। इसलिए उसे राष्ट्रीय स्तर का दल बना रहना आवश्यक है अगर उसे पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़ना है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किस प्रकार किया जाता है, यानी कि घटाई कहीं सीटों का घटना या बढ़ना या जो भी है वो किस प्रकार से किया जाता है, ये देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत केंद्र सरकार को परिसीमन अधिनियम 2002 के अनुसार परिसीमन आयोग के गठन हेतु अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। तो परिसीमन आयोग की जो शक्ति है भारतीय यानी केंद्र सरकार के पास, वो अनुच्छेद 82 के तहत अधिनियम 2002 के अनुसार दी गई है। यह परिसीमन आयोग राज्यों में विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है, यानी कि किस राज्य में कितनी विधानसभाओं की सीट रहेंगी और उसका क्षेत्र कहाँ तक रहेगा, या लोकसभा की कितनी सीटें रहेंगी और उस पर्टिकुलर लोकसभा का क्षेत्र किस राज्य में कितनी सीमा तक कितने जिलों के अंतर्गत रहेगा, या किन किन जिलों को मिलाकर लोकसभा की सीट बनाई जाएगी। कहीं कहीं पे एक ही जिला लोकसभा के सीट के रूप में रहता है और कहीं दो से अधिक जिलों को भी एक सीट के रूप में मान्यता दी जाती है। इस प्रकार से जनसंख्या के अनुपात में यह फैसला किया जाता है। वर्तमान में जो परिसीमन है वो 2001 की जनगणना के अनुसार किया गया है।
और यह वर्ष 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना तक लागू रहेगा। यानी यही परिसीमन व्यवस्था 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना तक लागू रहेगी। और इस वर्तमान परिसीमन का जो जनगणना वर्ष है वो आधार तिथि 2001 की जनगणना है। अब विधानसभा निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में देखते हैं। विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं उनका जो चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है। वयस्क नागरिकों का मतलब है 18 वर्ष या उससे ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनको वयस्क माना जाता है और उनके द्वारा इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा तो चुने जाते हैं, यानी हम सीधे ही उनकी चुनाव प्रक्रिया के लिए वोट डालते हैं। अब विधान परिषद हेतु चुनाव प्रक्रिया क्या है, यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था जहाँ पे है या विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद जहाँ पे है वहाँ पे क्या व्यवस्था रहती है, किस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, न्यूनतम संख्या इसकी कितनी हो सकती है, और ये देखते हैं। इसके सदस्यों को जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इसके सदस्य चुने जाते हैं वो राज्यसभा की तरह ही चुने जाते हैं लगभग। इसके सदस्यों को चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि विधानसभा की तरह हम डायरेक्ट इसके सदस्यों को नहीं चुनते हैं, बल्कि हमारे द्वारा जो चुने गए सदस्य हैं विधानसभा के वो इनको चुनते हैं। इसके सदस्यों की संख्या जो है वो विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होती है, यानी विधान परिषद का गठन कहीं किया गया है तो कम से कम 40 सदस्यों की संख्या होगी। इसके सदस्यों का निर्वाचन तरीका इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखते हैं कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो कितने, यानी कि कितने प्रतिशत विधानसभा के सदस्यों का ये विधान परिषद में होता है। यानी कि जैसे हमारे भारत के राजस्थान राज्य, हमारा जो राजस्थान राज्य है उसके विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 200, तो 200 के 1/3 का मतलब होता है लगभग 66 सदस्य। 66, अगर राजस्थान में विधान परिषद का गठन किया जाए तो यहाँ पर 66 सदस्यों की विधान परिषद होगी। अब इसके विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी प्रक्रिया देख लेते हैं। 1/3 सदस्य जो हैं वो स्थानीय निकायों से निर्वाचित किए जाते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य जो हैं वो राज्य में 3 वर्ष से रह रहे स्नातक निर्वाचित करते हैं, यानी स्नातक जो होते हैं वो राज्य में कम से कम 3 वर्ष से रह रहे हों, वो 1/12 सदस्यों को निर्वाचन करते हैं। 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे शिक्षक चुनते हैं। ये माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या महाविद्यालय स्तर के होते हैं, यानी कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय स्तर के जो शिक्षक होते हैं इनमें से 1/12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। लेकिन शर्त यह है कि 3 वर्ष से अध्यापन, कम से कम 3 वर्ष के अध्यापन का अनुभव इनको होना चाहिए। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। हम जिन सदस्यों को चुन के भेजते हैं विधानसभा में वो 1/3 सदस्य विधान परिषद के चुनते हैं। 1/6 सदस्यों का निर्वाचन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, यानी कि 6 सदस्यों का जो मनोनयन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। उसी प्रकार से वो जो राज्यसभा होती है उसमें राष्ट्रपति जो रहता है वो 12 सदस्यों का निर्वाचन करता है। उसके जस्ट आधी संख्या यानी कि 6 सदस्यों का निर्वाचन जो है वो राज्यपाल करता है। इस प्रकार 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है तथा 1/6 को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी 6 सदस्यों में से 1 सदस्य, कुल मिलाकर 6 सदस्य अधिकतम राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। यह एक स्थायी सदन है। जिस प्रकार से राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष में उसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सेम प्रक्रिया विधान परिषद में भी होती है। यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं और प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। जो सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनकी जगह दूसरे व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। मतदाताओं की जागरूकता के लिए चुनाव आयोग द्वारा स्वीप कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अब ये स्वीप क्या चीज़ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सबसे पहले पता लगाते हैं।
इसको हिंदी में देखने पर पता लगता है कि सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता, इसका अर्थ है स्वीप। और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता, स्वीप कार्यक्रम इसको संक्षिप्त में कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि कितनी प्रकार से स्वीप को चलाया जाता है, या स्वीप कब लागू किया गया, राजस्थान में कब से लागू हुआ, सबसे पहले कहाँ इसको लागू किया गया था। नागरिकों और मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी जागरूकता और निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए जा रहे बहुआयामी कार्यक्रम को स्वीप कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2009 में झारखंड से की गई थी। यानी वह कार्यक्रम जो निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है, और उसमें नागरिकों एवं मतदाताओं यानी विभिन्न नागरिक जो चाहे वोट देने के योग्य हैं या नहीं है, एक बच्चे, स्त्री, बूढ़े जो भी हैं, इसके अलावा मतदाता यानी कि जो वोट देने योग्य यानी जो वयस्क नागरिक हैं 18 वर्ष एवं उससे ऊपर के जो नागरिक हैं, उनको निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताते हैं यानी प्रशिक्षित करते हैं और उनमें जागरूकता फैलाते हैं, जिससे वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और किस प्रकार से वोट डाला जाता है इसको देख सकें, जिससे किसी भी प्रकार के वोट के खराब होने की संभावना न्यून हो जाए। एवं मतदान में सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा चलाया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किया जाए और सुगम मतदान हो, लोगों की पहुंच में मतदान हो, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इस संदर्भ में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान में यह दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों से शुरू किया गया था। यानी सबसे पहले 2009 में यह झारखंड से शुरू हुआ एवं राजस्थान में 2013 के विधानसभा चुनावों से इसकी शुरुआत की गई। इसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपरेखा और जनसंख्या के आधार पर गत चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी के अध्ययन के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी किस प्रकार से पिछले चुनावों में लोगों का जो मतदान का प्रतिशत है वो रहा था, किस प्रकार से लोगों ने चुनावों में भाग लिया, मतदान करने में भाग लिया, कितना इंटरेस्ट लोगों का रहा था, इन सब का अध्ययन किया जाता है और उन पर सुधार करते हुए ये स्वीप कार्यक्रम अपनी गति को पकड़ता है और इसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्वीप कार्यक्रम फर्स्ट जो 2009 से 2013 तक चलाया गया था। मतदाताओं के रूप में नागरिकों के पंजीकरण एवं मतदान में उनकी भागीदारी में वृद्धि करने हेतु स्वीप कार्यक्रम चलाया गया। यानी नागरिकों का ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकरण किया जाए और मतदान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, यानी भागीदारी में वृद्धि की जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए। इसीलिए ये स्वीप कार्यक्रम चलाया गया। इसमें जो प्रमुख कार्य था वो मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का किया गया था, यानी कि वोटर लिस्ट को अप टू डेट करने का कार्य इसमें सबसे ज़्यादा किया गया था स्वीप फर्स्ट के अंतर्गत, जो 2009 से 2013 तक चला था। अब स्वीप सेकंड जो है वो 2013 से 2014 तक चला था। इसमें क्या हुआ था, इसके अंतर्गत एक लक्ष्य आधारित योजनाबद्ध कार्यनीति शामिल की गई। इसमें न्यूनतम मतदान वाले 10% केंद्रों की पहचान की गई। इसके अलावा मतदान केंद्र वार स्थिति का विश्लेषण, मतदान केंद्र वार क्रियान्वयन के साथ साथ नियमित अंतरालों एवं मूल्यांकन तथा निगरानी की गई। इसमें नव साक्षर एवं जो निरक्षर समूह के हैं उनको विषयपरक विकास को शामिल किया गया। इस दौर में मतदान केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर खास जोर दिया गया था, यानी छाया पानी की व्यवस्था। इसके अलावा यदि कोई वृद्ध नागरिक है या CWN विशेष योग्यजन है तो उसको सुगम मतदान उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की गई थी, यानी वॉलेंटियर्स को लगाया गया था जो मतदाताओं को जो मतदान कक्ष है वहां तक लेकर जाएं और सुगम मतदान एक तरह से हो, जिससे जो मतदान का प्रतिशत है उसमें बहुत अधिक वृद्धि की जाए।
तो इसका परिणाम ये रहा था कि जो 2014 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसके मतदान में भारी वृद्धि दर्ज की गई थी। यानी निर्वाचन आयोग का ये जो स्वीप सेकंड प्रोग्राम 2013 से 2014 तक चलाया गया था, ये बहुत ही ज़्यादा सफल रहा था। यानी इसमें ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान की गई थी जहाँ पे बहुत ही न्यून मतदान रहा था। उनमें से 10% जो मतदान केंद्र थे उनको लिया गया और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास किया था जिससे लोगों को असुविधा ना हो। और इसका ये परिणाम रहा था कि 2014 में लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत जो था वो काफ़ी संख्या में बढ़ गया था। अब स्वीप कार्यक्रम का जो थर्ड स्टेज है उसको देखते हैं, जो 2015 से और वर्तमान तक चल रहा है। चुनाव प्रणाली को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ना तथा सह पाठ्यक्रम एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम में शामिल करना इस कार्यक्रम के प्रमुख अंग थे। यानी कि जो हमारी पढ़ाई है उसमें भी जो चुनाव पाठ्यक्रम है वो जोड़ दिया गया है। पिछला यानी जो कक्षा 7 का हमारा वो पाठ्यक्रम है उसमें भी चुनाव पाठ दिया गया है, चुनाव आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। इसी प्रकार से अन्य जो कक्षाएं यानी सभी कक्षाओं में ज़्यादातर जो चुनाव प्रणाली है उसके पाठ्यक्रम को जोड़ दिया गया है। महिलाओं, युवाओं, शहरी मतदाताओं तथा मुख्य धारा से पृथक किए जाने के अतिरिक्त सेवारत कर्मचारियों जो डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करते हैं, यानी किसी व्यक्ति की चुनाव में यदि ड्यूटी लग गई है तो वो जिस जगह उसका वोट है वहाँ वोट डाल नहीं सकता, इसलिए वह डाक मतपत्र के द्वारा वोट डालता है। इसकी व्यवस्था लोगों को की गई थी जिससे किसी भी वोटर को अपने वोट का अधिकार हो और कोई भी वोटर वोट देने से नहीं रह जाए। इसके अलावा अन्यवासी भारतीयों यानी कि भारत के अलावा जो बाहर रह रहे हों तो वो भी वोट डाल सकते हैं। निःशक्त व्यक्तियों, भावी मतदाताओं पर केंद्रित है। यानी कि ये जो स्वीप थर्ड कार्यक्रम है जो 2015 से और वर्तमान तक चल रहा है, इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है वो सेवारत कर्मचारियों, अन्यवासी भारतीयों, निःशक्त व्यक्तियों एवं भावी मतदाताओं यानी कि जो 18 वर्ष से कम के हैं और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे तो उनको प्रशिक्षित किया जाए, इस बात पे सबसे ज़्यादा जोर है। यह कार्यक्रम शिक्षा एवं संचार साधनों की अवधारणाओं पर जोर देता है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्रतियोगिता तथा मतदाता महोत्सव के माध्यम से नागरिकों के साथ व्यापक वार्तालाप इस चरण का महत्वपूर्ण अंग जो है वो है। यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से इसका यानी चुनाव का ज़्यादा से ज़्यादा मतदान जो है उसको प्रचार किया जाए। ऑनलाइन प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं और मतदाता महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग है वो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाता है जिससे लोगों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे और जो नए वोटर जुड़ते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा साझेदारियों को बढ़ाना, साझेदारी के साथ अधिक से अधिक तालमेल स्थापित करना, माइक्रो सर्वेक्षण इस कार्यक्रम के अन्य मुख्य पहलू हैं। अब स्वीप जो है वो कितने आयामी कार्यनीति पर कार्य करता है ये देखते हैं। स्वीप त्रिआयामी कार्यनीति पर कार्य करता है। वो त्रिआयामी कार्यनीति कौन सी है वो देखते हैं। पहली नीति है सूचना, यानी पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया के बारे में यह बताता है कि क्यों, कब और कहाँ आदि, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि के बारे में ये जवाब देता है, यानी सूचना देता है कि पंजीकरण कहाँ होगा, मतदान प्रक्रिया कैसी होगी, इसको कैसे सुगम बनाया जाए, इसके बारे में लोगों को बताया जाता है। दूसरा तथ्य है प्रेरणा, लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना और मतदान से संबंधित जिज्ञासाओं का जवाब देना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, यानी जो पहली बार वोट डाल रहे होते वोटर्स हैं या नए जो वोटर वयस्क हुए हैं, 18 वर्ष की आयु जिन्होंने प्राप्त की है, तो उनको उनकी जिज्ञासा रहती हैं, विभिन्न प्रश्न उनके रहते हैं मतदान के बारे में, तो उनके प्रश्नों का सही जवाब उपलब्ध करवाया जाए जिससे वो मतदान के संबंध में अपनी समझ विकसित कर सकें। इसके अलावा तीसरा जो स्टेप है वह है सुविधा, यानी सुविधा सेवाएं प्रदान करना और पंजीकरण तथा मतदान को और सुलभ, आसान और सुविधाजनक बनाने हेतु सुविधाएं देने की कोशिश की जाती है। यानी जब वोटर वोट डालने जाता है तो
पहली बार जो वोट डालने जाता है वोटर वो अनजान रहता है इन चीज़ों से, इसलिए उसको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, अतः वहाँ BLO जो है वो बैठता है। इसके अलावा सरकार ने वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था कर दी है, तो वो भी बैठते हैं। इस BLO की फुल फॉर्म होती है बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर, और इसे हिंदी में कहा जाता है पदाभिहित अधिकारी। तो ये बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है या BLO जो होता है वो समस्याओं का समाधान करने के लिए मतदान केंद्र पर उपस्थित रहता है। अब भारत सरकार जो है उसने स्वीप थर्ड जो कार्यक्रम है निर्वाचन आयोग का, उस निर्वाचन आयोग ने इसको फ्लैगशिप योजना का दर्जा दिया है। निर्वाचन आयोग ने स्वीप थर्ड कार्यक्रम को अपनी फ्लैगशिप योजना इसको बताया है। अब स्वीप कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? स्वीप कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है, पहला उद्देश्य रहता है सूचित मतदान, यानी कि निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान। चुनाव आयोग को किसी दल विशेष से कोई मतलब नहीं रहता है, कोई भी कैंडिडेट हारे या जीते इससे कोई मतलब नहीं रहता है। चुनाव जो कार्य है वो सही, निष्पक्ष एवं नीतिपरक रूप से होना चाहिए। और दूसरा इसका कार्य रहता है सूचित मतदान, यानी इन्फॉर्म्ड वोटिंग। जागरूकता के साथ मतदान करने की प्रक्रिया को सूचित मतदान कहा जाता है, यानी सभी लोगों तक यह सूचना पहुंच जाए कि किस प्रकार से वोटिंग की जाती है और कोई समस्या लोगों को नहीं आए। तो ये सूचित मतदान यानी निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान एवं सूचित मतदान यानी कि जागरूकता के साथ जो मतदान, ये दो कार्य जो हैं वो निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब ICT और सोशल मीडिया के प्रयोग में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, किस प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है, इस बारे में पता लगाते हैं। मतदाता शिक्षा एवं सुविधा हेतु चुनाव आयोग ने सूचना संप्रेषण तकनीकी एवं सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ावा दिया है। ICT जो है, ICT का फुल फॉर्म रहता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। तो इसका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है? पहला है प्रमाणीकरण, शुद्धिकरण, पंजीकरण सुविधा के लिए राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल प्रारंभ किया गया है। यानी कि किसी भी प्रकार का पंजीकरण हमें कराना है, यानी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है या शुद्ध करवाना है, तो हम ऑनलाइन इन सारी सुविधाओं को ले सकते हैं। दूसरा है मतदाता सूची में नाम ढूंढने हेतु सुविधा, हम ऑनलाइन अपनी सारी डिटेल्स पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं। तीसरा है निर्वाचनों और लोकतंत्र विषयों पर ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाई जा रही हैं। चौथा है सोशल मीडिया और नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से पारस्परिक वार्तालाप एवं सूचना दी जा रही हैं। और पांचवा है निर्वाचनों एवं मतदान के लिए समर्पित यूट्यूब चैनल, यानी यूट्यूब चैनल भी जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान जो वोटर है वो खोज सकता है। तो इस प्रकार से चुनाव आयोग ने ICT का प्रयोग और सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब शब्दावली है इस पाठ की। परिसीमन का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण। ICT का मतलब होता है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस पाठ के हैं, उनको देख लेते हैं। विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4, 5, 6 या 7? तो विधान परिषद का कार्यकाल जो है वो हमें राज्यसभा से जोड़ के रखना है। जिस प्रकार से राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उसी प्रकार से विधान परिषद का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। राजस्थान में स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2011, 2012, 2013, 2014। तो स्वीप कार्यक्रम राजस्थान 2013 दिसंबर 2013 के चुनावों से, और सबसे पहले शुरुआत 2009 में झारखंड में हुई। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता को संक्षिप्त में क्या कहा जाता है? स्वीप, सुगम, सीमांकन या परिसीमन? तो सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता को संक्षेप में कहा जाता है स्वीप।
अगला प्रश्न है, सबसे पहले स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या गुजरात में? तो झारखंड 2009 में, 2013 में राजस्थान में। अगला प्रश्न है, विधानसभा यानी विधान परिषद जो है उसकी न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 30, 40, 50, 60? तो विधान परिषद के न्यूनतम सदस्य जो होते हैं वो 40 होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सरकार के पास परिसीमन की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 86? तो अनुच्छेद 86 के तहत संविधान का जो अनुच्छेद 82 है वो बताता है कि सरकार के पास परिसीमन की शक्ति है। परिसीमन की शक्ति देने वाला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 82 है। अनुच्छेद 86 जो है 86वां संशोधन है। 86वां संशोधन जो है अनुच्छेद नहीं, वो RTE के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का है। अनुच्छेद 81 जो है वो जो लोकसभा है उसका गठन बताता है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, पार्ट 17 का। अब 18 पार्ट को देख लेते हैं। 18 पार्ट है बीमा एवं बैंकिंग के बारे में। बीमा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, किसी भी व्यक्ति की रिस्क को कवर करने के लिए बीमा करवाया जाता है। दुनिया में हर किसी के लिए जोखिम और अनिश्चितता हैं। सभी लोग जोखिमों से घिरे हुए हैं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे और संपत्तियां सभी जोखिमों से घिरे हुए हैं। ये जोखिम प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं, जिनसे वित्तीय हानि होती है। अब बीमा जो है वो कुछ लोगों को हानियों को अधिक लोगों द्वारा बांट लेने की प्रक्रिया, यानी कुछ लोगों की जो हानियां हैं वो अधिक लोगों द्वारा बांट लेने की प्रक्रिया है, जिससे विभिन्न प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हानि का जो प्रभाव है वो कम कर दिया जाता है या कम हो जाता है। बीमा के माध्यम से हमें जो हानि होती है, यदि कोई हमारी संपत्ति को चुरा ले जाता है, जैसे वाहन को देखते हैं, यानी मोटरसाइकिल को कोई हमारे को चुरा ले गया, यदि हमने उसका इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से हमें कुछ पैसा मिल जाएगा, जिससे जो हमारी हानि है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। इसे ही बीमा कहा जाता है। बीमा वास्तव में बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच एक करार है, जिसमें किसी अप्रिय घटना के घटने पर व्यक्ति को निश्चित धनराशि देने का वचन दिया जाता है। जैसे यदि हमारे मोटरसाइकिल का जो कीमत है वो है 75,000 रुपये। अब यदि हमने इसका इंश्योरेंस किसी कंपनी के यहाँ कर रखा है और उसने इसकी जो रिस्क कवर है वो दे रखी है 60,000 रुपये, तो इस मोटरसाइकिल के चोरी होने पर बीमा कंपनी के द्वारा हमें, या एक्सीडेंट होने पर, एक्सीडेंट में नष्ट होने पर हमें बीमा कंपनी के द्वारा 60,000 रुपये दे दिए जाते हैं। तो हमारी जो मोटरसाइकिल की हानि है 75,000 रुपये की, वो कुछ हद तक 60,000 रुपये के द्वारा कम हो जाती है। इस प्रकार ये बीमा कंपनी के द्वारा एक पॉलिसी बॉन्ड दिया जाता है, जिसमें साफ लिखा रहता है कि एक्सीडेंट होने पर या जो भी उसकी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के पूरा होने पर 60,000 रुपये की राशि इस पॉलिसी बीमा धारक को दे दी जाएगी। तो किसी अप्रिय घटना के घटने पर व्यक्ति को निश्चित धनराशि देने का वचन इसमें दिया जाता है। अब बीमा के जो प्रकार हैं उनको देख लेते हैं, यानी कितने प्रकार के बीमा होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। बीमा एक प्रकार का करार होता है, यानी कि बीमा एक प्रकार का वायदा होता है, वचन होता है। जीवन बीमा पॉलिसियां हमारे परिवार को संरक्षण का वचन देती हैं। LIC के बारे में आप सब लोग जानते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, भारतीय जीवन बीमा निगम है ये। अब बीमा की जो प्रकार है उनको देखते हैं। सबसे पहला है स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा उपचार और शल्य चिकित्सा, यानी कि ऑपरेशंस जो होते हैं, ऑपरेशन की चिकित्सा जो होती है उसके खर्चों की पूर्ति करता है। यानी विभिन्न जो हॉस्पिटल्स रहते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से बीमा रहता है कि जो लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें इलाज कराने पर कुछ हद तक सरकार के द्वारा पुनर्भरण किया जाता है। इसी प्रकार से जो
बीमा कंपनी है वो उनके हॉस्पिटल्स के अंतर्गत, यानी जो चयनित हॉस्पिटल हैं उनमें इलाज कराने पे चिकित्सा उपचार एवं ऑपरेशन जो होता है उसके खर्चे की पूर्ति बीमा कंपनी करती है। अब दूसरा होता है यात्रा बीमा, यानी कि पहला बीमा हुआ स्वास्थ्य बीमा, यानी बीमार होने पर बीमा कंपनी के द्वारा इलाज का खर्चा या ऑपरेशन का खर्चा दिया जाता है। दूसरा है यात्रा बीमा। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान हुए चिकित्सीय उपचार, वित्तीय चूक एवं अन्य प्रकार की हानियों की पूर्ति करना होता है। यानी कहीं किसी व्यक्ति का जो पैसा है वो गायब हो जाए या कोई यात्रा में घायल हो जाए तो इस प्रकार की जो रिस्क हैं उनको कवर करने का जो बीमा है वो यात्रा बीमा कहलाता है। अगला है गृह बीमा, यानी घर का बीमा। यह हमारे घर के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। इस बीमा में भवन बीमा और अंतर्वस्तु बीमा दोनों ही आते हैं, यानी एक तो घर का बीमा और उसके अंतर्गत रखी हुई कोई भी वस्तु उसका बीमा भी इसमें किया जाता है। तो दोनों का बीमा इसमें किया जाता है गृह बीमा के अंतर्गत। सामान्य रूप से इसमें आग, खराब मौसम, प्राकृतिक विनाश, चोरी या चोरी की कोशिशों के कारण हुई क्षति से हमको सुरक्षा मिलती है। यानी कि कोई आग लग जाए या अन्य कोई प्राकृतिक घटना घट जाए जिसकी वजह से हमारे घर या उसकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचे, या कोई व्यक्ति चोरी कर ले जाए या चोरी करने के प्रयास में कोई वस्तु टूट फूट जाए, तो उसकी जो सुरक्षा का भार है वो बीमा कंपनी के ऊपर रहता है। तो बीमा कंपनी हमें उसका पुनर्भरण करती है। अगला जो बीमा हुआ है मोटर बीमा। मोटर या वाहन बीमा किसी दुर्घटना या चोरी के फलस्वरूप होने वाली हानि या देयताओं के लिए हमारे वाहन को सुरक्षा करता है। यानी दुर्घटना या चोरी होने पर वाहन एवं वाहन मालिक की सुरक्षा इसमें की जाती है। किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन के प्रयोग से तृतीय पक्ष के जीवन या संपत्ति की हुई क्षति या आई चोट के लिए कानूनी रूप से वाहन स्वामी उत्तरदायी होता है। इसलिए कानूनन प्रत्येक वाहन का तृतीय पक्ष उत्तरदायी बीमा होना अनिवार्य है। बिना बीमा के मोटर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। तो हमें अपने वाहन का जो इंश्योरेंस है वो हमेशा करा के रखना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटने पर उसके जो रिस्क है वो बीमा कंपनी के द्वारा कवर कर ली जाए। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार का बीमा होता है: स्वास्थ्य बीमा, यात्रा बीमा, गृह बीमा और मोटर बीमा। अब हम देखते हैं कि भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। बैंक कार्य विनियम अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग का अर्थ होता है उधार देने, निवेश करने के प्रयोजन और जनता से धन की जमा राशियां स्वीकार करना। जो मांग या अन्य किसी प्रकार से चुकाई जाएगी और उन्हें चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी प्रकार से आहरण किया जा सकता है। यानी बैंकिंग का मतलब होता है बैंक के अंतर्गत किसी प्रकार की राशि जमा करना या वहाँ से उधार लेना या उधार देना आदि जो कार्य हैं वो चेक, ड्राफ्ट या अन्य कोई आदेश या किसी प्रकार के अन्य आहरण से किया जा सकता है। यानी एटीएम से भी हम पैसा निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। ये हमने कक्षा 7 की जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है। कक्षा 7 का जो एक वीडियो वो बैंक के बारे में ही है, उसमें जाके आप और इसका अध्ययन कर सकते हैं। कक्षा 7 की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। अब बैंक के प्रकार, यानी कि भारत में किस प्रकार के बैंक हैं, कितने प्रकार के बैंक पाए जाते हैं। मोटे तौर पर भारत में बैंक को अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों में बांटा गया। यानी मुख्य रूप से 2 प्रकार के बैंक हैं, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। जो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हैं वे अनुसूचित बैंक कहलाते हैं और अन्य बैंक जो हैं वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। बैंक को उनके कार्य, स्वामित्व और अधिवास के आधार पर निम्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो बैंक हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला बैंक आता है वाणिज्य बैंक। सबसे पहले बैंक है वाणिज्य बैंक। इसके बारे में और जानते हैं। वाणिज्य बैंक अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों होते हैं, यानी दोनों ही प्रकार के ये पाए जाते हैं, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। जो सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य जैसे व्यापार एवं वाणिज्य का वित्त पोषण करने का कार्य करते हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में विभिन्न समूह में रखा गया है।
दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनकी स्थापना विशेष रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, शिल्पकारों और लघु उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने में मदद करने के लिए की गई थी। यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं वो मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, शिल्पकारों और लघु उद्यमियों को लोन आदि जो सुविधाएं वो प्रदान करने के लिए की गई थी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान हो सके। अगला जो बैंक है वह है सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों को उनके परिचालन क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण सहकारी बैंक एवं शहरी सहकारी बैंक इस प्रकार से दो प्रकारों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण सहकारी बैंक के बारे में। खाद, बीज तथा अन्य कृषि सामग्री खरीदने हेतु, अल्प अवधि ऋण तथा भूमि खरीदने हेतु, भूमि में स्थायी सुधार करने, कृषि मशीनरी एवं उपकरण खरीदने हेतु आदि के लिए दीर्घ अवधि जो ऋण है वो उपलब्ध करवाने में ग्रामीण सहकारी बैंक की बड़ी भूमिका रहती है। अब दूसरा है शहरी सहकारी बैंक। यह शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में समाज के मध्य आय वर्गीय और निम्न जो आय वर्गीय समूह हैं उनको बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा जो खाता है वो बैंक में होना चाहिए। अब हम खाता खोलने की प्रक्रिया के बारे में पता लगाते हैं। तो बैंक में जो खाता है वो कैसे खोला जाता है। लगभग सभी बैंकों में खाता खोलने के लिए प्रयुक्त क्रियाविधि और आवेदन पत्र लगभग एक समान होता है। इसके लिए हमें निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। यानी बैंक में खाता खोलते समय हमें कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी ये देखते हैं। पहला है पते का प्रमाण, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान कार्ड यानी वोटर ID, पासपोर्ट, बिजली का बिल या आधार कार्ड जो रहता है वो हमारे पते का पहचान प्रमाण पत्र रहते हैं। सबसे पहले हमें पते के पहचान पत्र का प्रमाण होना चाहिए। वह कोई भी अभी दस्तावेज जो बताए गए थे जैसे टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल या आधार कार्ड, इनमें से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए जिस पर हमारा पता लिखा रहता है, तो ये खाता खोलने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा हमें 2 फोटो की ज़रूरत पड़ती है। अब न्यूनतम जो शेष धनराशि है वो कैसे होती है। खाता खोलने के लिए न्यूनतम शेष राशि अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है। बैंक शून्य शेष राशि खाते भी खोलते हैं। यानी किसी बैंक में जो 500 रुपया है उससे खाता खोला जाता है, कहीं 2500 रुपये से, कहीं 5000 रुपये से और कहीं 3000 रुपये से जो खाते हैं वो खोले जाते हैं। इस प्रकार से न्यूनतम जमा राशि की शर्त बैंक रखते हैं कि इस प्रकार से आपको इतने रुपए हमें जमा कराने होंगे। इसके अलावा शून्य बैलेंस से भी खाते खोले जाते हैं। यानी ऐसे खाते जिसमें किसी भी प्रकार का जो पैसा है वो जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बैंक अपने पास एक कार्ड रखता है जिसमें खाता धारक के 2 नमूना हस्ताक्षर होते हैं। सामान्यतः बैंक हस्ताक्षर को स्कैन कर लेते हैं और कंप्यूटर में सहेज कर रखते हैं। यानी हम जो साइन करते हैं वो कंप्यूटर में हमेशा हमेशा के लिए स्कैन करके रखे जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की जो संभावना है वो न्यून हो जाए। बच्चों के लिए खाते की जो सामान्य विशेषताएं वो क्या है। बच्चों का खाता यदि हमें खुलवाना है तो उसमें क्या क्या शर्तें रखी जाती हैं। पहला है कोई संरक्षक या माता पिता किसी अवयस्क यानी कि जो चाइल्ड है यानी 10 वर्ष से कम का बच्चा है उसके लिए खाता खोल सकते हैं। यह खाता या तो संयुक्त रूप से रखा जाता है या स्वतंत्र रूप से। 10 वर्ष से जो अधिक का बच्चा है, अधिक आयु का, वो स्वतंत्र रूप से खाता खोल सकता है। यानी 10 वर्ष से यदि कम का कोई बच्चा है तो उसका खाता अभिभावक के साथ ज्वाइंट खोला जाएगा, लेकिन 10 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा स्वयं अपना खाता खुलवा सकते हैं, उसके नाम से खाता खोल दिया जाएगा। तो खाता खुलवाने के लिए यानी किसी बच्चे को यदि स्वतंत्र रूप से खाता खुलवाना है तो उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 10 वर्ष होनी चाहिए। जिस बैंक में अवयस्क का खाता खुलवाना चाहते हैं उस बैंक में संरक्षक या माता पिता का जो खाता है वो अभिभावक या संरक्षक जो है उसका खाता होना चाहिए। यानी जो बच्चा अवयस्क है उसका हमें खाता खुलवाना है तो उस बैंक में हमारा खाता अवश्य होना चाहिए। जो बैंक अवयस्कों के लिए खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं वे बचत बैंक की भी सभी मूलभूत सुविधाएं देते हैं। उक्त खाते में न्यूनतम शेष राशि बैंकों के नियमानुसार रहती है। अभी हमने ऊपर बताया था अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम रहते हैं, वो अपने अनुसार जो न्यूनतम शेष राशि है उसको रखते हैं। कुछ बैंक संरक्षक या माता पिता के जीवन के लिए अतिरिक्त जीवन बीमा कवच प्रदान करते हैं। यहाँ पर संरक्षक या माता पिता की मृत्यु पर एक निश्चित न्यूनतम राशि देने का आश्वासन दिया जाता है। जब अवयस्क खाता धारक वयस्क हो जाता है तो उक्त खाते को नियमित मान लिया जाता है।
और बैंक जो है वो वयस्क का फोटो और नमूना हस्ताक्षर प्राप्त कर लेता है। यानी अवयस्क के द्वारा जो खाता खुलवाया गया था उसको वयस्क होने पर यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर खाता जो है वो नियमित कर दिया जाएगा उसके नाम, और वर्तमान में जो उसका फोटो है और पते का प्रमाण पत्र है वो या फिर हस्ताक्षर जो है वो बैंक द्वारा ले लिया जाएगा। अब बच्चों के जो बैंक खाते हैं उनके लिए अपेक्षित दस्तावेज कौन कौन से, यानी बच्चों का खाता खुलवाते समय कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। अवयस्क की आयु और पते के प्रमाण के दस्तावेज, यानी कि सबसे पहले यानी यदि कोई बालक जो है वो विद्यालय में यदि पढ़ रहा है तो वहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा लिखवाया हुआ लेटर पैड पर जो लेटर पैड बनाया हुआ है या प्रमाण पत्र है वो मान्य हो जाएगा, और इसके साथ साथ पते का जो प्रमाण पत्र है वो भी लिया जाएगा। आधार कार्ड हो सकता है इसमें। दूसरा है संरक्षक या माता पिता और आवेदक अवयस्क के मध्य संबंध के प्रमाण का दस्तावेज, यानी कि क्या संबंध है हमारे साथ उस बच्चे का, तो इस संदर्भ में भी दस्तावेज लिया जाएगा। अवयस्क की पहचान का प्रमाण पत्र और अवयस्क का जो फोटो है वो लिया जाता है। यदि संरक्षक या माता पिता इस खाते में अवयस्क को सक्रिय रूप से शामिल कर लेते हैं तो अवयस्क को धन का प्रबंधन करना सीखने में मदद मिलती है। यानी कि अभिभावक जो है उनके द्वारा इस अवयस्क को शामिल कर लिया जाता है अकाउंट में, तो जब जब अभिभावक बैंक जाएगा तो अवयस्क जो है वो उसके साथ जाएगा और बैंक के जो कार्य हैं लेन देन आदि के उनको जो बच्चा है वो आसानी से सीख सकता है। खाता परिचालन से बच्चों के लिए नया मार्ग प्रशस्त होता है जिसमें वयस्क होते होते वे बैंकिंग की जानकारी से परिचित हो जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। पार्ट 17 और पार्ट 18 क्लियर हो गए हैं। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे के लिए आप हमसे जुड़े रहें, नियमित रूप से आपके लिए नए नए वीडियोज आते रहेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हम और अच्छी वीडियोज आपके लिए बनाएं। धन्यवाद।